जय हिंद। मेरा नाम सुष्मिता ओझा है। क्रैक पीसेस में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था मौर्य काल की जानकारी साहित्य मतलब किन किन साहित्यों से मिलती है, और आज हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन जानकारी का दूसरा महत्वपूर्ण स्रोत अशोक के अभिलेख है। 1750 ईस्वी में टिफिन थाइलर के द्वारा सबसे पहला अशोक के मेरठ और टोपरा अभिलेख को खोजा गया था। ठीक है, 1850 यानी 1750 में खोजा गया था। 1837 यानी कि 1837 में जेम्स प्रिसेम्प ने अशोक की ब्राह्मणी लिपि वाले अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, 1837 में जेम्स प्रिसेम्प ने अशोक के ब्राह्मणी लिपि को वाले अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अशोक के अभिलेख गिरनार, रामपुरवा, अहिरोरा, निगाली सागर, नागार्जुन पहाड़ी, बराबर की गुफाएं, उसके बाद सहबाजगढ़ी आदि से अशोक के अभिलेख प्राप्त होते हैं। ठीक है, अभिलेखीय स्रोत को 5 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अशोक के अभिलेखों को 5 वर्गों में बांटा जाता है। पहला है 14 वृहद शिलालेख या दीर्घ शिलालेख भी इसे कहते हैं। दूसरा है लघु शिलालेख। तीसरा है पृथक कलिंग अभिलेख या पृथक कलिंग प्रज्ञापन, ये दोनों एक ही हैं। चौथा है 7 वृहद स्तंभलेख और 5वां है लघु स्तंभलेख। वृहद शिलालेख की संख्या 14 है, अर्थात ये 14 लेखों के समूह है। ठीक है, 14 लेखों के समूह है ये वृहद शिलालेख, जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से स्थान है, चलिए आगे देखते हैं। सहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान से, मानसेहरिया हजारा पाकिस्तान से, कालसी उत्तरांचल या उत्तराखंड, दोनों मतलब पहले उत्तरांचल था, उत्तराखंड बोला जाता है। गिरनार या जूनागढ़ से, कठियावाड़ा गुजरात। ठीक है, सोपड़ा महाराष्ट्र के थाने जिले से। उसके बाद एररगुड़ी आंध्र प्रदेश जिला कुर्नेल से। ठीक है, आंध्र प्रदेश के जिला कुर्नेल से मिला है। धौली उड़ीसा जिला पुरी से, और जोगढ़ उड़ीसा जिला गंजाम से। ठीक है, ये 8 जगह से भिन्न मतलब अभिलेख मिले हैं। टोटल कितने मिले हैं, तो 14 लेख मिले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। धौली और जोगाड़ के शिलालेख में 11वें तथा 13वें शिलालेख नहीं मिलते हैं, बल्कि इनके स्थान पर 2 नए लेख खुदे मिलते हैं। इन्हें 2 पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग लघु शिलालेख देखेंगे। लघु शिलालेख 14 वृहद शिलालेख के मुख्य वर्ग में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र विशेष पर आधारित है। ठीक है, ये लघु शिलालेख निम्न स्थानों से प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से स्थान है, चलिए देखते हैं। गुर्जरा मध्य प्रदेश दतिया से, भाबरू राजस्थान बेराट जयपुर से, मास्की आंध्र प्रदेश रायचूर से, ब्राह्मणगिरी कर्नाटक मैसूर से, सिंधपुरा ब्राह्मणगिरी से। ठीक है, दिल्ली टोपरा तथा दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख को क्रमशः टोपरा तथा मेरठ से फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली मंगवाया था। किसने मंगवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने। प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का भी अभिलेख भी कहा जाता है। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख जो होता है उसे रानी का अभिलेख भी कहते हैं। लघु स्तंभ लेख पर अशोक की राजकीय घोषणा उत्कीर्ण है, यानी कि उसमें खुदी हुई है। ठीक है, लघु स्तंभ लेख पे किसकी घोषणा है, तो अशोक की राजकीय घोषणा है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। रुमनमनदेई लघु स्तंभ लेख से अशोक कालीन राजस्व प्रशासन की जानकारी मिलती है, यानी कि जो अशोक का जो काल था उस वक्त का जो राजस्व प्रशासन था उस सब की जानकारी मिलती है। किससे, तो रुमनमनदेई से। रुमनमनदेई स्तंभ लेख से अशोक कालीन राजस्व प्रशासन की जानकारी मिलती है, याद रखिएगा। ठीक है, दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर की पहाड़ी में 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं, यानी कि खुदे हुए हैं। वैसे टोटल 4 गुफाएं हैं, लेकिन उनमें से 3 गुफाओं पे दीवारों पर अशोक के लेख उत्कीर्ण हैं। इनमें अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को गुफा दान में दिए जाने की उल्लेखना मिलती है। किसमें, तो बराबर पहाड़ी पे जो 3 गुफाएं हैं उसमें, जो मैंने आपको
पढ़ाया था, आजीवक संप्रदाय के बारे में जब बताया था, तो आपको बताया था कि जब अशोक राजा बना था तो उसने आजीवक संप्रदाय को बराबर की पहाड़ियों पे खुद के मतलब राजस्व से 4 गुफाएं बना करके दान में दी थी। तो ये उसी के बारे में, ठीक है। आज हम लोग जो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार और अशोक के जीवन काल को देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।